अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। आज जो है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के प्रोग्रेस टेस्ट नंबर 5 यानी कि हमारा जो चैप्टर नंबर 5 है द एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं बेसिकली। और अगर चैप्टर नंबर 5 को आप लोग स्टडी करोगे तो आप देखोगे कि इस चैप्टर के अंदर दो टाइप के क्वेश्चन हैं, न्यूमेरिकल्स हैं बेसिकली। पहला जो है वो हीट ऑफ फॉर्मेशन के न्यूमेरिकल हैं, दो न्यूमेरिकल हैं, तो इंशाल्लाह समझ जाओगे क्या तरीक़ेकार है ये दोनों क्वेश्चंस हैं। और इसके अलावा फिर क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जो है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हैं। तो बेसिकली दो जो न्यूमेरिकल्स हैं इनकी आज मुझे आपको तैयारी करानी है, और इंशाल्लाह जब आप पूरी वीडियो देखोगे तो आप समझ जाओगे किस तरीके से, स्पेशली हीट ऑफ फॉर्मेशन। बाकी थर्मोडायनेमिक्स से तो नहायत ही आसान से न्यूमेरिकल हैं कि हम उनको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट, इससे स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड की हीट ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करनी है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। और डेटा कुछ इस किस्म का होता है हीट ऑफ फॉर्मेशन के न्यूमेरिकल के अंदर कि 3 इक्वेशंस होती हैं और चौथी जो है उसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन फाइंड करनी होती है, और बाकी के अंदर जो है वो जो अमाउंट ऑफ हीट है वो गिवन होती है। और ये जो है ना एक्सोथर्मिक रिएक्शन यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, 3 के 3 रिएक्शन। और यहाँ पे एसिटिक एसिड जो पहला रिएक्शन है वो अननोन है, इक्वेशन नंबर 1 है, 2 है, 3 है एंड 4 है। तो चारों इक्वेशन ऑलरेडी हैं, लेकिन उनको हम अपने पास कॉपी में दोबारा से लिखेंगे फॉर सोल्यूशन। सो स्टार्टिंग विद ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी। ठीक है जी, तो स्टार्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 से। इक्वेशन नंबर 1 ये है 2 कार्बन प्लस हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है और ऑक्सीजन आ रही है, और हमारे पास बन रहा है एसिटिक एसिड CH3COOH। ठीक है ना, और हमें मालूम करनी है इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन। और ये हमारी कौन सी इक्वेशन है? लेट्स से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ रही है, और इक्वेशन नंबर 2 ये है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, और ये बन रही है कार्बन डाइऑक्साइड। और इसकी जो हीट ऑफ फॉर्मेशन हमें गिवन है वो है -394 किलो जूल पर मोल। ठीक है ना, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। इसी तरीके से तीसरी इक्वेशन गिवन है हाइड्रोजन। ठीक है, बुक में भी देखते रहो, बार बार मैं चेंज करता रहूंगा ना स्क्रीन, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होगी, तो बुक में देख लो, इंशाल्लाह ये नजर आ जाएगा आपको। ये क्वेश्चन है, दोबारा से लिख रहा हूँ, समझ लो क्वेश्चन। तो ये आ गया हाइड्रोजन, और ये आ गया 1/2 ऑक्सीजन, और इसी तरीके से यहाँ पर फॉर्म हो रहा है वाटर। डेल्टा H इज इक्वल टू -286 किलो जूल और पर मोल। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 3। ये तो गिवन ही है ना, बुक में भी इक्वेशन नंबर 3 ही है। और फिर इस इक्वेशन नंबर 4 जो है वो है CH3COOH प्लस 2H2O, और हमारे पास आ रहा है 2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल्स ऑफ वाटर। और इसी तरीके से इसकी वैल्यू गिवन है, और वो है -870.8 किलो जूल पर मोल। और फाइनली इसको हमने नाम दे देना है इक्वेशन नंबर 4 का। ठीक है जी, अब देखो हमें बेसिकली इस इक्वेशन को लेकर आना है, जो इक्वेशन लिखी हुई नजर आ रही है ना इक्वेशन नंबर 1, ये हमें किसी तरीके से लेकर आनी है। यानी कि 2 कार्बन होने चाहिए, 2 हाइड्रोजन होने चाहिए, ऑक्सीजन होने चाहिए, और एसिटिक एसिड यहाँ पर आ जाएगा। बेसिकली मैं आपको तरीकेकार बताऊं, एक बहुत ही सिंपल सा तरीकेकार है। इसमें से पहली इक्वेशन को तो हमें चाहिए, ये हमें हासिल करनी है। अब इक्वेशन नंबर 2 से स्टार्ट करो। देखो यहाँ पे कार्बन कितने नजर आ रहे हैं? यहाँ पे कार्बन 2 नजर आ रहे हैं, ठीक है, और सॉरी 1 नजर आ रहा है। और इक्वेशन नंबर 1 में देखो तो 2 कार्बन नजर आ रहे हैं। इसका मतलब हमें इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा 2 मोल्स ऑफ कार्बन बनाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो पहला स्टेप होगा, स्टेप नंबर 1, इसमें हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाय 2। ठीक है, और समझ गए क्यों 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि ऊपर 2 मोल हैं कार्बन के, तो हमें ऊपर वाली इक्वेशन फॉर्म करनी है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 2C प्लस 2O2, और इसी तरीके से हो जाएगा 2 कार्बन डाइऑक्साइड, और हीट ऑफ फॉर्मेशन को ही मल्टीप्लाई करना है। हीट ऑफ फॉर्मेशन 394 किलो जूल पर मोल है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको फाइंड करना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय 2 करके ना, कि क्या आंसर आ रहा है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 394, ये हो जाएगा 788। ठीक है, तो इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन कितनी आ गई, इसके सॉरी वैल्यू आ गई पूरी कितनी, यहां पर वैल्यू हमें मिल गई है माइनस का 788 किलो जूल पर मोल। ठीक है, कार्बन आ गया। अब देखिए ऊपर हाइड्रोजन कितने नजर आ रहे हैं? ठीक है, हाइड्रोजन आपको नजर आ रहे हैं 2। ठीक है, और ये लिखने में गलती होगी, 2 हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं।
ठीक है, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। और ये जो दूसरी इक्वेशन है इसमें आप देखो हाइड्रोजन का कितने मोल नजर आ रहे हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 मोल नजर आ रहा है। तो स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, पहले तो इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं इक्वेशन 5 का। अब हम क्या कर रहे हैं, हम दोबारा से एक इक्वेशन को यहाँ पे नोट करेंगे और वो होगी हमारी ये वाली इक्वेशन ना, इक्वेशन नंबर 3। तो स्टेप नंबर 2 हो जाएगा हमारा ये। स्टेप नंबर 2 में अब हम मल्टीप्लाई कराएंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन कौन सी है, 3 है, हाइड्रोजन वाली इक्वेशन 3 है। इसको भी किससे मल्टीप्लाई कराना है, 2 से मल्टीप्लाई कराना है। क्यों मल्टीप्लाई कराना है, मैंने आपको बताया। यहाँ पे आप देख लो, एक हाइड्रोजन है, ऊपर 2 हाइड्रोजन है, हमें 2 हाइड्रोजन चाहिए, तो हमें सीधा सीधा क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। तो इक्वेशन नंबर 3 को अगर मल्टीप्लाई बाय 2 कराएंगे तो देखो क्या बनेगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 2H2O, 2 हाफ से मल्टीप्लाई होगा, खत्म हो जाएगा, O2 आ जाएगा, और इसी तरीके से ये हो जाएगा 2H2O। और इसकी जो वैल्यू है डेल्टा एच की, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 286 माइनस का 286 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो जाएगा माइनस का 572। ये वैल्यू मिल गई हमें, माइनस का 572 किलो जूल पर मोल। जब ये वैल्यू भी मिल गई, ओके, अब यहाँ पे सेट कर लेते हैं। तो अब देखिए जो एक्चुअली हमें इक्वेशन चाहिए उसमें क्या क्या नजर आ रहा है, उसमें 2C है, 2H2 है और O2 नजर आ रहा है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को, ये आ गया हमारे पास 2C और 2O2 नजर आ रहा है, और इसी तरीके से हाइड्रोजन भी 2 हो गए हैं। अब हम क्या कर देंगे, अब हम इन इक्वेशंस को कर देंगे ऐड, ठीक है ना, इन इक्वेशंस को अब हम ऐड कर देंगे, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 6। तो अब हम क्या कर रहे हैं, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में हम ऐड कर रहे हैं, एडिंग इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 6, इनको हम आपस में ऐड कर देंगे। जो दोनों इक्वेशंस हैं इनको हम आपस में ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 2C प्लस 2O2, और ये हो जाएगा प्लस 2H2 प्लस O2, और यहाँ पे हो जाएगा 2CO2 और प्लस का 2H2O, ठीक है जी। और हीट ऑफ फॉर्मेशंस को यहाँ पे ऐड करेंगे तो माइनस का 788 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 572। तो इस रिएक्शन के डेल्टा एच की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, डेल्टा एच यहाँ पर बराबर आ जाएगा हमारे पास, ऐड कर देते हैं, ये बनेगा 788 एंड प्लस 572, ये आ जाएगा 1360 किलो जूल पर मोल। ठीक है जी, अभी भी हमें आंसर मिला नहीं। अब आंसर किस तरीके से मिलेगा, ये जो हमारे पास इक्वेशन आ रही है, ये 6 तक हो गई इक्वेशन, इसको कर देते हैं इक्वेशन नंबर 7। बेसिकली हमें इक्वेशन नंबर 1 का आंसर चाहिए, वो कैसे आ सकता है कि अगर मैं इस इक्वेशन में से, अब चाहिए मुझे एसिटिक एसिड चाहिए ना, यहाँ पे एसिटिक एसिड चाहिए, तो अब ये जो हमारे पास आंसर आया है माइनस का 1360, इसको सब्ट्रैक्ट करा देते हैं इक्वेशन, स्टेप नंबर 4। अब हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर, कौन सी वाली इक्वेशन थी, ये है इक्वेशन दिस वन 4 को माइनस करा दो फ्रॉम इक्वेशन 7, इक्वेशन 7 में से माइनस करा देंगे 4 को। तो सबसे पहले इक्वेशन 7 लिख देते हैं, क्या है इक्वेशन 7, 2 कार्बन 2 ऑक्सीजन, और बल्कि 3 कर देते हैं, इनको ऐड भी तो करना है, 2 + 1 3 हो गया ऑक्सीजन, प्लस 2H2 हो गया, और यहाँ पे आ गए 2 CO2 और प्लस का 2H2O। ठीक है ना, अब माइनस करानी है इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 हमारी ये वाली है ना, CH3COOH वाली, इसको हम माइनस कराएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास CH3COOH और प्लस 2O2, और इसी तरीके से यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, हमें इक्वेशन मिलेगी 2 कार्बन डाइऑक्साइड 2 मोल्स ऑफ वाटर, इनको सब्ट्रैक्ट कराना है। और याद रखिए इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन माइनस का 1360 किलो जूल पर मोल थी। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी थी, इसकी वैल्यू ऊपर से देख लेते हैं, ये थी माइनस का 870.8, माइनस का 870.8 किलो जूल पर मोल। अब सब्ट्रैक्ट करा रहे हैं तो देखो, सब्ट्रैक्शन का आपको एक सिंपल सा रूल पता है कि जब भी हम सब्ट्रैक्ट करा रहे होते हैं तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि वैल्यू माइनस किया है, इस वाली इक्वेशन में माइनस करना है। ठीक है, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, और इसकी साइन प्लस हो जाएगी। ठीक है ना, साइन चेंज हो जाता है, जो दूसरी वाली टर्म होती है।
तो अब देखो क्या क्या हमारे पास कैंसिल हो गया, प्लस का CO2 माइनस का CO2 कैंसिल, और प्लस का H2H2O माइनस का 2H2O कैंसिल, और यहाँ पर हमें कितना मिल गया, यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर दो ऑक्सीजन में से तीन में से दो ऑक्सीजन माइनस हो गए। क्या क्या बचा वो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, 2C बचा, प्लस का ये माइनस होने के बाद O2 आ गया, फिर आ गया हमारे पास 2H2, और माइनस का हमारे पास क्या बचा, माइनस आ गया हमारे पास CH3COOH, और माइनस का हमारे पास आ गया कुछ भी नहीं, सब पूरा हो गया। ठीक है जी। और दूसरी तरफ फिलहाल तो कुछ नहीं है, लेकिन ये जो माइनस की वैल्यू है दूसरी तरफ जाएगी, तो 2C प्लस O2 प्लस 2H2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा CH3COOH, जो कि बेसिकली हमारी गिवन इक्वेशन थी, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 थी। ये सारा काम तो कर दिया। अब यहां पे इसको ऐड करो, -1360। ठीक है जी, हमारे पास है -1360, और इसमें हमें ऐड कराना है 870.8, तो ये हो जाएगा माइनस का 489.2। ये हो जाएगा हमारे पास डेल्टा HF की वैल्यू कितनी, माइनस प्लस, ये हो गया हमारे पास माइनस का 489.2 किलो जूल पर मोल। तो वो जो हमारी इक्वेशन थी, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन नंबर 1 में कन्वर्ट हो गई है, और उसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन जो कि रिक्वायर्ड थी वो हमने हासिल कर ली है। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन के न्यूमेरिकल्स की खास बात यही है कि जब आप प्रॉपरली सॉल्व करोगे, इक्वेशन नंबर 1 को देखते हुए सॉल्व करोगे, तो इंशाल्लाह वही आंसर आ जाएगा जो कि रिक्वायर्ड होता है। ठीक है ना। और अगर कुछ कंफ्यूजन है तो अभी देखो दूसरे वाले क्वेश्चन के अंदर हल कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या नजर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट है। ये पहला वाला तो डिफाइन एक्सप्लेन टर्म्स है, बी वाला न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन। अगेन हमें इथेन की हीट ऑफ फॉर्मेशन फाइंड करनी है, और ये हो जाएगी लेट्स से इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, और ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 4। ठीक है ना। और हीट ऑफ फॉर्मेशन मालूम करनी है, तो बस वही तरीकेकार देखना है कि किस तरीके से 2 कार्बन और 3 हाइड्रोजन हमें लेकर आने हैं। लेकिन पहले मैं ये इक्वेशन जो है ना अपनी कॉपी पे नोट कर लेता हूँ, और आप लोग भी ऐसे ही करोगे। ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट। तो सबसे पहले क्या आ रहा है हमारे पास, 2 कार्बन और प्लस 3 हाइड्रोजन, और यहां पर आ रहा है हमारे पास C2H6, यानी कि वही इथेन जो बेसिकली फाइंड करनी है, जिसका हीट ऑफ फॉर्मेशन हमें फाइंड करनी है। ठीक है ना। और ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन क्या आ रही है, दूसरी इक्वेशन आ रही है कार्बन प्लस O2, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास CO2 जो गिवन है, और इसकी जो डेल्टा H की वैल्यू है -394 है, 0.0 किलो जूल पर मोल। ये कौन सी इक्वेशन बनेगी, बनेगी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 3 की बारी है, H2 प्लस 1/2 O2 गिवन है, और ये हो जाएगा हमारे पास H2O, और इसकी डेल्टा H की वैल्यू माइनस का 286, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, 0.0 किलो जूल पर मोल, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। और फाइनली इक्वेशन नंबर 4 की भी हमें जरूरत है, वो है हमारे पास C2H6 प्लस 7/2 O2, और बन रहा है हमारे पास 2CO2 प्लस 3H2O, और इसकी जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है डेल्टा H की वैल्यू है माइनस का 1560.632 किलो जूल पर मोल। और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 1 आ गई, इक्वेशन नंबर 2 आ गई, इक्वेशन नंबर 3 आ गई, इक्वेशन नंबर 4 आ गई। स्टेप नंबर 1 क्या चाहिए हमें, हमें हीट ऑफ फॉर्मेशन के लिए 2 कार्बन चाहिए। इक्वेशन नंबर 2 में 1 कार्बन नजर आ रहा है, तो इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 किससे, बाय 2 से मल्टीप्लाई करना है ताकि 2 कार्बन हो जाए। तो ये हो जाएगा 2C प्लस 2O2 इज इक्वल टू 2CO2, और हीट ऑफ फॉर्मेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। जो डेल्टा H की वैल्यू है, सॉरी, इसको हमें मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। तो ये है 394 माइनस का, और मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो जाएगा 788 माइनस का 788 किलो जूल पर मोल। ओके। अब स्टेप नंबर 2 सोचो, क्या चाहिए हमें, 3 हाइड्रोजन चाहिए। 3 हाइड्रोजन के लिए इक्वेशन नंबर 3 में 1 हाइड्रोजन का मोल है, तो मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 2 मल्टीप्लाई, कौन सी इक्वेशन है हमारी, इक्वेशन नंबर 3 बाय
3, इक्वेशन नंबर 3 को 3 से करना पड़ेगा। तो जो इक्वेशन नंबर 3 लिखी हुई नजर आ रही है बनेगा 3H2 प्लस 3/2O2 3H2O, और यहाँ पे माइनस के 286 को मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा। सही है, कितना है 286 मल्टीप्लाई बाय 3, ये हो गया 858 माइनस का 858 किलो जूल पर मोल। ठीक है, इनको आपस में हमने ऐड कर दिया। अब क्या अभी तो हमने फाइन करा है। अब क्या करेंगे, ऊपर आपको नजर आ रहा है कि हमें 2C और 3H2 चाहिए। 2C यहां से मिल गया, 3H2 यहां से मिल गया, तो इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना पड़ेगा। एडिंग, ये हमारा तीसरा स्टेप होगा, स्टेप 3। अब हम ऐड करेंगे हमारी आने वाली दोनों इक्वेशंस को। आने वाली दोनों इक्वेशन को इसको कर देते हैं इक्वेशन नंबर 5 और इसको कर देते हैं इक्वेशन नंबर 6। एडिंग इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन नंबर 6, इनको ऐड कर रहे हैं। तो सीधा सीधा ऐड करो, ये हो गए 2C प्लस 2O2 प्लस 3H2 और ये हो गया प्लस का 3/2O2। ठीक है, और यहाँ पे भी एडिंग कर लो, 2 कार्बन डाइऑक्साइड, 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 3 मोल ऑफ वाटर, और ऐड करना है माइनस 788 और माइनस का 858, माइनस 788 और हमारे पास आ गया कितना 858, ये आ गया माइनस का 1646। डेल्टा एच की वैल्यू आ गई इस रिएक्शन की 1646 किलो जूल पर मोल। ओके, ऐड कर दिया। फाइनली अब क्या करना पड़ेगा, फाइनली अब ये हमें इथेन की वैल्यू चाहिए और इथेन आ रहा है राइट साइड पे, माइनस करना पड़ेगा। अब जो हमारा आंसर आया है अगेन वही स्टेप रिपीट होगा जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 7 आई है, इक्वेशन नंबर 7 में से आप माइनस करा दो इक्वेशन 7 माइनस इक्वेशन 4, 7 में से 4 को माइनस करा दो। तो इक्वेशन 7 पहले लिख दें। 7 इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2 कार्बन प्लस, अच्छा यहाँ पे देखो 2 और 1.5, ये 3/2 का मतलब होता है 1.5, तो 2 और 1.5 कितना हो गया, 2 और 1.5 कितना होता है, 2 और 1.5 बराबर हो जाता है 3.5 के। बात समझे नहीं समझे, एलसीएम ले, इधर देखो एलसीएम लेके बताते हैं, इधर रफ सा एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 3/2 ऑक्सीजन है, तो 2 प्लस 3/2 करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा किसके, बराबर हो जाएगा 4 प्लस 3/2, 4 प्लस 3 होता है 7, 7/2, 7/2 3.5 ही होता है। तो एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, कोई मसला नहीं है। 7/2 और ये हो जाएगा O2। ठीक है, ऑक्सीजन को ऐड कर दिया और 3 हाइड्रोजन आ रहे हैं, 3H2 इज इक्वल टू 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 3H2O माइनस इक्वेशन 4, इक्वेशन नंबर 4 यहां से देख के मिलेगी C2H6, बुक में से देखो क्या वैल्यू है, C2H6 और प्लस 7/2 O2, और इस तरह बन रहा है 2CO2 और साथ में बन रहे हैं 3H2O। सब्ट्रैक्ट करा रहे हैं और सब्ट्रैक्ट कराने में साइन चेंज होते हैं, तो साइन चेंज हो जाएंगे। प्लस माइनस कार्बन डाइऑक्साइड कैंसिल, प्लस माइनस ये भी कैंसिल हो गया, और यहाँ पर ये आ गया 7/2 प्लस का माइनस का 7/2, जो जो बचा उसे लिखो 3C प्लस 3H2, और ये माइनस का जो इथेन आ रहा है इसको दूसरी तरफ करेंगे प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा C2H6। ये इक्वेशन थी 2C प्लस 3H2 C2H6, ये इक्वेशन थी। अब जो काम इधर किया है वो काम हमें इधर भी तो करना पड़ेगा डेल्टा एच की वैल्यूज के साथ। तो 7 की वैल्यू थी हमारे पास माइनस का 1646 और इक्वेशन नंबर 4 की वैल्यू थी 1560, माइनस का 1560.632। साइन चेंज की थी तो इसकी भी साइन प्लस की करनी पड़ेगी, और इनको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 1646 और ये आ गया 1560.632। ये आ गया हमारे पास माइनस का 85 पॉइंट डेल्टा एच एफ की वैल्यू, माइनस का 85.368 किलो जूल पर मोल। जो हमें गिवन इक्वेशन थी वो यही थी जो यहाँ पर आई है।
तो बेसिकली यही हमें फाइंड करनी थी एंड दिस इज द हीट ऑफ फॉर्मेशन विच वाज रिक्वायर्ड। तो आप समझ जाओ इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करके, और फिर जो 10 ईयर वाले क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करो। इंशाल्लाह हीट ऑफ फॉर्मेशन का न्यूमेरिकल जैसा भी आ जाए आप लोग सॉल्व कर लोगे। और मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपको ना, बड़ी बेहतरीन किस्म की ट्रिक बताता हूँ, उससे भी आप जो है वो इजीली याद रख पाओगे कि एक्चुअली करना क्या है हमें। ऊपर वाली इक्वेशन को भी देख सकते हो, नीचे वाली इक्वेशन को भी देख सकते हो जो कि नजर आ रही है। ये जो चौथी वाली इक्वेशन होती है ना, इससे हमें कैंसिल कराना होता है। कैंसिल कराने के लिए 2 कार्बन डाइऑक्साइड हैं, तो ऊपर भी 2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो कंफर्म हो गया 2 से ही मल्टीप्लाई करना है। 2 मोल्स ऑफ वाटर आ रहे हैं और यहाँ पे भी H2O है, तो इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और हमने भी ऐसे ही किया था। मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। ऊपर दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, और यही टेक्निक इस वाले क्वेश्चन में भी हमने अप्लाई की थी 5 के बी में। सही है भाई। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, अभी आ गया हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस ना। क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट पढ़ लें पहले। 6 का बी पार्ट। In a certain process, 848 joule of heat is absorbed by the system. System ने heat को absorb किया है and heat absorbed by the system is positive, while 394 joule of work is done on the system. Work is done on the system is always negative. Negative होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स साइन कन्वेंशन रिवाइज कर रहा हूँ। व्हाट इज द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, डेल्टा यू या डेल्टा ई हमने फाइंड करना है। ठीक है, डेल्टा ई से जाहिर करते हैं इंटरनल एनर्जी को, उसको फाइंड करना है, और डेल्टा यू से भी शो किया जाता है। तो ठीक है, डेटा बनाते हैं। 6 का बी पार्ट क्या क्या गिवन था हमें। सबसे पहले हमें गिवन है यहाँ पर कितनी हीट हमने सप्लाई करी, डेल्टा क्यू, और वो गिवन थी 848 जूल्स प्लस की ना, क्योंकि हीट सप्लाई करी है, सिस्टम ने हीट को एब्जॉर्ब करा है। डेल्टा डब्ल्यू कितना जो है वो वर्क डन हुआ, वर्क डन जो है वो ऑन द सिस्टम हुआ है, तो माइनस का आएगा, वो हो जाएगा 394 जूल्स के बराबर। यही गिवन है, देख लो 848 और 394, एंड वी हैव टू फाइंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी का चेंज हमें फाइंड करना है, तो सीधा सीधा हमें इस्तेमाल करना होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डेल्टा क्यू, जब भी किसी सिस्टम को हीट दी जाती है 2 पार्ट्स में कन्वर्ट होती है। एक तो कन्वर्ट होती है वर्क डन में, और दूसरा कन्वर्ट होती है इंटरनल एनर्जी में। या फिर अगर इंटरनल एनर्जी के लिहाज से देखोगे तो इंटरनल एनर्जी बराबर होती है सिस्टम को हमने कितनी हीट दी, उसमें से उसने कितनी वर्क डन में कन्वर्ट कर दी, दोनों का फर्क जो है वो इंटरनल एनर्जी आता है। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर इंटरनल एनर्जी हमें फाइंड करनी है, तो क्या बनेगा इंटरनल एनर्जी, डेल्टा क्यू कितना है, डेल्टा क्यू है 848, माइनस का साइन आ रहा है, और वर्क डन खुद क्या है माइनस का 394, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, 848 प्लस 394, 848 प्लस 394, 848 प्लस 394, ये आ गया 1242 जूल्स के बराबर। ठीक है जी, ये आंसर आ गया। इंटरनल एनर्जी में इजाफा हुआ है, प्लस का आने का मकसद ये होता है कि इंटरनल एनर्जी के अंदर इजाफा हो रहा है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट। कैलोरीज के अंदर है 1800 कैलोरीज ऑफ हीट इज एडेड टू अ सिस्टम। सिस्टम ने हीट को एब्जॉर्ब किया है, प्लस में आएगा। वाइल सिस्टम डज वर्क, सिस्टम ने काम किया है, तो ये भी प्लस का आएगा कैलोरीज। तो बाय एक्सपेंडिंग अगेंस्ट द सराउंडिंग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी, डिक्रीज होनी चाहिए, यानी कि आंसर माइनस में ही आएगा, और देखो बुक में भी माइनस में ही गिवन है। तो ठीक है, दोबारा से डेटा बनाते हैं। सारी बात साइन कन्वेंशन की है, अगर आपको साइन कन्वेंशन आ गई तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कोई टेंशन की बात नहीं है। क्या क्या है भाई, सबसे पहले कितनी सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब करी, सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब करी है 1800 कैलोरीज। ठीक है जी। उसके बाद सिस्टम ने काम करा है वर्क डन बाय द सिस्टम, और वो है 2800 कैलोरीज। मालूम करना है इंटरनल एनर्जी कितनी है, तो यकीनन डिक्रीज हुई होगी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सीधी सी इक्वेशन इस्तेमाल करनी है, साइन कन्वेंशंस का ध्यान रखना होता है बस। तो डेल्टा ई हमें पता है बराबर होता है कितनी सिस्टम ने हीट
कितनी हमने सिस्टम को हीट दी, उसमें से कितना उसने वर्क किया, दोनों का फर्क इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है। तो हमने हीट कितनी दी, हीट आ गई 1800, सिस्टम ने वर्क करा 2800, दोनों का फर्क आएगा माइनस का 1000 जूल्स, और माइनस का 1000 मतलब का ये जो मतलब है इसका माइनस का वो यही है कि इंटरनल एनर्जी जो है वो डिक्रीज हुई है। और पिछले क्वेश्चन में पॉजिटिव आने का मकसद यही था जो कि मैंने आपको समझाया, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई है। ओके जी, एक और सवाल है इसी का बी पार्ट 7 का बी पार्ट, उसको भी सॉल्व करते हैं। इन अ सर्टेन प्रोसेस 400 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, माइनस नेगेटिव होगा, सिस्टम पर काम किया हमने तो नेगेटिव है, सिस्टम काम करेगा तो बड़ी पॉजिटिव बात है। विच गिव्स ऑफ 200 जूल ऑफ हीट, जिसकी वजह से इतनी हीट जो है वो निकली, रिलीज हुई तो ये माइनस में आएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा ई फॉर द प्रोसेस, इंटरनल एनर्जी फाइंड करनी है, यकीनन इंक्रीज ही हो रही होगी। डेटा बना लो पहले। सबसे पहली बात, वर्क डन कितना है, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पर काम किया गया माइनस का 500 जूल, सिस्टम ने हीट को रिलीज किया, सिस्टम ने हीट को रिलीज करा माइनस का 200 जूल। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी फाइंड करनी है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगेन क्या है, डेल्टा क्यू बराबर होता है वर्क डन प्लस इंटरनल एनर्जी, और क्योंकि इंटरनल एनर्जी फाइंड करनी है तो हो जाएगा डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। दोनों की वैल्यूज, डेल्टा क्यू कितना है माइनस का 200 और माइनस वर्क डन है माइनस का 500, माइनस माइनस प्लस, माइनस का 200 प्लस, जल्दबाजी में डायरेक्ट आंसर लिख दिया 500 और 500, ये आ गया माइनस का 200, तो ये आ गया हमारे पास 300 जूल्स। पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब सिस्टम की इंटरनल एनर्जी के अंदर इजाफा ही हुआ होगा, इंक्रीज हुआ होगा। ठीक है भाई, सो दैट्स इट, ये थे हमारे चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल। आई होप दोनों समझ में आ गए होंगे, प्रैक्टिस करो इंशाल्लाह। जो भी प्रॉब्लम है, अगर कोई प्रॉब्लम सामने नजर आती है तो लिखो कमेंट सेक्शन में, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, अल्लाह हाफिज।